जय सिया राम। चैप्टर पीरियोडिक टेबल देखते हैं। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसका देसी डेफिनेशन, minimum required energy to remove most loosely bonded electron from gaseous isolated atom. Minimum required energy to remove most loosely bounded electron from gaseous isolated atom. जैसे ये x, ये गैस है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, देन ये x प्लस बन चुका है, गैसेस स्टेट में ही है। ओके, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी देना है और फिर टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड, मतलब सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसे निकालना है फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड क्यों कहा गया? क्योंकि आइसोलेटेड जब ये रहेगा तभी मतलब एक न्यूक्लियस से खींच रहा है, और अगर बहुत सारा न्यूक्लियस रहेगा तो थोड़ा थोड़ा तो वो लोग भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ओके, नोट, ऑलवेज एंडोथर्मिक फॉर न्यूट्रल एंड कैटायन, कैटायन रहे चाहे न्यूट्रल, ऑलवेज एंडोथर्मिक, एनर्जी देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर आ गया। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा हो या तो उसे हम लोग समझेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी चेंज करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक्स, ये गैस से x2 है और ये गैस है, x2 मतलब ये हो गया मॉलिक्यूल है, और ये गैसियस से यहाँ पे x प्लस गैस बना प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं, हमें गैसेस आइसोलेटेड एटम लेना रहता है, तो फिर सेकंड ऑप्शन में x गैस, तो ये एटम है, हाँ ये सही है। फिर इससे बना क्या, x प्लस गैस प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ओके, वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, फिर इसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन और निकला, पहले m ये गैस में है, प्रोटॉन इसको टू इलेक्ट्रॉन की नंबर दोनों सेम है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, देन इसमें कितना एनर्जी देना पड़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। ओके, फिर ये m प्लस गैस में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पे प्रोटॉन की नंबर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की नंबर से। ओके, फिर एनर्जी और डाला गया, वो हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। इसमें क्या हुआ, m प्लस से m+2 में कन्वर्ट किया गया गैस, अब प्रोटॉन की नंबर और ज़्यादा है। फिर उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी 3 दिए, देन एक इलेक्ट्रॉन और निकला और ये m3+ गैस में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की, और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ये इससे भी ज़्यादा। ओके, m से एनर्जी इसमें डाले, देन m+ में कन्वर्ट किए, तो ये क्या हो गया, E1 क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ m। ओके, फिर E2 एनर्जी दिए, देन उस टाइम क्या हुआ, m+ से m2+ में कन्वर्ट हो गया, मतलब E2 ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ m, या फिर ये कह लो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ m+। ओके, m2+ इसमें और एनर्जी दिए, E3 एनर्जी डाले, देन ये कन्वर्ट हुआ m3+ में, या तो इसे ये कह लो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ m, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ m+, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ m2+। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हाँ, साइज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस उसको कम खींच पा रहा, इसलिए। जेड इफेक्टिव, अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है देन आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सिग्मा मतलब सिल्डिंग इफेक्ट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना ज़्यादा सिल्डिंग इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होगा। यस, अब देखते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड NS2 NP6 है जैसे, तो ये क्या है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड, क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड है, मतलब इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, और फिर हाफ फिल्ड NP3, ये दोनों क्या, ये दोनों है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मैक्सिमम होता है फुली फिल्ड का, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड किसका होता है, इनर्ट गैस का, क्योंकि वो फुली फिल्ड है। ओके, अब देखते हैं NP3 का ज़्यादा होगा NP4 से, जो कि NP4 का साइज़ कम है बट स्टिल
साइज का मैं NP4 का, तो होना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन का, बट ऐसा नहीं होता, नाइट्रोजन का ज़्यादा है ऑक्सीजन से ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। 2p3 2p4, तो 2p3 नाइट्रोजन का ज़्यादा ऑक्सीजन से। ओके, फिर फॉस्फोरस और सल्फर में, फॉस्फोरस का ज़्यादा है सल्फर से, फॉस्फोरस 3p3, सल्फर हो गया 3p4, फॉस्फोरस का ज़्यादा है 3p3। ओके, अब देखते हैं पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर एस का सबसे ज़्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। एस का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर, इससे कम पी, इससे कम डी, इससे कम एफ, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास कौन है, एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, तो सबसे पास है एस, एस की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा। यस, अब देखते हैं बेरिलियम और 4Be बेरिलियम और 5th Be बोरॉन में। 4Be बेरिलियम का ज़्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2s2 है, 4th Be बेरिलियम में यहाँ पे 2s2 है, और बोरॉन में 2s2 2p1, तो यहाँ पे 2s2 यहाँ तो निकलेगा तो p से निकलेगा, बट यहाँ पे s से निकलेगा बेरिलियम में, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे Be बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई। उसी तरह Mg और Al में, तो Mg यहाँ पे 3s2 है, और फिर एल्यूमिनियम 3s2 3p1 है, तो फिर Mg की ज़्यादा है। ओके, अब देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, तो फिर इसमें लिथियम का हो गया 2s1, ठीक है, बेरिलियम 2s2 2p1 हो गया बोरॉन का, तो फिर यहाँ पे बेरिलियम का ज़्यादा होगा ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर, बेरिलियम का ज़्यादा होगा बोरॉन से। ओके, फिर बोरॉन से ज़्यादा हो गया कार्बन का, फिर उसके बाद नाइट्रोजन 2p3, और फिर ऑक्सीजन 2p4। यहाँ पे नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबल। ओके, फिर इससे ज़्यादा फ्लोरीन 2p5, फिर इससे ज़्यादा नियन 2p6 मैक्सिमम ड्यू टू फुल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कह लो। यस, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज़ हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है, तो इंक्रीज़ ही हो रहा लिथियम से नियन तक जाते हुए। यस, इंक्रीज़ ही हो रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी, बट एक जगह यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर लग जाता बेरिलियम और बोरॉन के बीच में, और फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाती। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ज़्यादा ऑक्सीजन से, और वहाँ पे बेरिलियम का ज़्यादा बोरॉन से ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर। ओके, तो लिथियम सबसे कम, फिर उसके बाद बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, देन फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियन। ओके, इफ़ वैल्यू ऑफ एन इज सेम देन MdJ क्या है, NS1, इससे फिर ज़्यादा हो जाएगा NP1, इससे ज़्यादा NS2, फिर इससे ज़्यादा NP2, फिर NP4, फिर NP3, फिर NP5, फिर NP6। ओके, अब थर्ड पीरियड देखते हैं, थर्ड पीरियड में भी वही होता। 11N सोडियम, 12Mg मैग्नीशियम, 13Al एल्युमिनियम, 14Si सिलिकॉन, 15P फॉस्फोरस, 16S सल्फर, 17Cl क्लोरीन, 18Ar आर्गन। आर्गन यहाँ पे फुल फिल्ड है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ओके, फिर Mg मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करें, तो मैग्नीशियम में यहाँ पे 3s2, और फिर एल्युमिनियम में 3p1, ठीक है, मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम यहाँ पे 3s2 एल्युमिनियम 3p1। यहाँ पे Mg का ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे S2 है, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर लग गया, तो S2, और इसका यहाँ पे तो p1, ये तो आराम से निकल जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन। S2 यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर लग गया, तो फिर 3s2 पेनिट्रेशन पावर लग चुका है, इसकी ज़्यादा है Mg की Al के कंपैरिजन में। ओके, अब फिर देखते हैं फॉस्फोरस और सल्फर में। फॉस्फोरस में भी 3p3, और यहाँ पे सल्फर में फॉस्फोरस 15p फॉस्फोरस और 16s सल्फर। 16s सल्फर में भी 3p4 है, तो हाफ फील्ड के चलते फॉस्फोरस का ज़्यादा है सल्फर से। ओके, और फिर आर्गन ये फुल फील्ड है, तो इसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, देखते हैं सोडियम से ज़्यादा हो गया एल्युमिनियम, फिर उससे ज़्यादा Mg, से ज़्यादा सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ओके, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इनर्ट गैस का, और फिर मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स गैस। अब देखते हैं हाउ टू राइट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, कार्बन, नाइट्रोजन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन है। ठीक है, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड लिखना है, तो देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2 मीन्स रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। MdJ क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा
मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। यस, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में से 1 इलेक्ट्रॉन लेस कर दो, कॉन्फ़िगरेशन में से 1 इलेक्ट्रॉन लेस कर दो। फिर उसके बाद क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेस करने के बाद ये आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन, देन उसके बाद हमें सेकंड का पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, क्योंकि आपको वही इलेक्ट्रॉन निकालने जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या हम लीजिए NS1, फिर इससे ज़्यादा NP1, फिर ज़्यादा NS2, फिर NP4, देन इससे ज़्यादा NP3, इससे ज़्यादा NP5, फिर NP6। ओके, तो यहाँ पे कार्बन था, एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद बचा 2p2 से 2p1 में आ गया। नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो फिर 2p2 में, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो फिर 2p3, फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो फिर 2p4 में आ चुका है ये। ओके, अब आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड देख लेंगे। 2p3 सबसे ज़्यादा, फिर इससे कम 2p4, इससे कम 2p2, इससे कम 2p1। फिर जो एलिमेंट है वो लिख दो, कार्बन इससे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर इससे ज़्यादा फ्लोरीन, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन। ओके, अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, मतलब इसके बाद ये जब 2 इलेक्ट्रॉन हटाया गया तो इसके बाद ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया होगा, डेट्स वाई इतनी ज़्यादा गैप आई। यस, अब देखते हैं ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी। एस ब्लॉक, नो एक्सेप्शन इन एस ब्लॉक, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की बात करें, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो फिर अल्कली मेटल की कम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल NS2 इसकी ज़्यादा है। ओके, फिर बट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड में अल्कली मेटल, यहाँ पे क्या हो चुका है NS2 को हट के एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो फिर P6 बचा, और यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल NS2 को हटाने के बाद NS1 बचा। तो यहाँ पे अल्कली मेटल्स की ज़्यादा हो जाती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपैरिजन में, क्यों? क्योंकि अचीव फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूवल। यस, हम देखते हैं लिथियम सबसे ज़्यादा है, लिथियम का उससे कम सोडियम, फिर उससे कम पोटाशियम, फिर रुबीडियम, सीजियम सबसे कम। ओके, बेरिलियम उससे कम, Mg मैग्नीशियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, स्ट्रॉन्शियम उससे कम, बैरियम। ठीक है, अब देखते हैं पी ब्लॉक, वो था एस ब्लॉक, अब पी ब्लॉक में 15, 16, 17, 18 ये 4 ग्रुप में नो एक्सेप्शन, टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही। ओके, एक्सेप्शन किस में? 13th और 14th में। ओके, 14th की पहले देख लेते हैं, ये ईजी है। कार्बन इससे कम हो गया, सिलिकन इससे कम, जर्मेनियम से कम, टिन लेड के बीच में यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जिस वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गई, साइज छोटी हो गई, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई। और फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये दूर तक लगता है, इसलिए यहाँ तक पहुँच पाया। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ये उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता, इसलिए ये सेकेंड, मतलब 13 के बाद ये 14 तक नहीं पहुँच पाता। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये यहाँ तक पहुँच गया। तो फिर टिन और लेड के बीच में ये ऑपोजिट हो गया, लेड की ज़्यादा है टिन से। ओके, अब देखते हैं, तो फिर सीरीज़ क्या हो गई, फाइनल ऑर्डर, कार्बन सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकन, फिर कार्बन सबसे ज़्यादा, इससे कम सिलिकन, इससे कम जर्मेनियम, फिर इससे कम लिड, एंड देन 10। ओके, 13th ग्रुप देखते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसमें एल्युमिनियम और गैलियम के बीच में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता, जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। ओके, और फिर ये क्या है एल्युमिनियम और गैलियम के बीच में, फिर इंडियम और थैलियम के बीच में यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाती और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती। यस, तो यहाँ पे बोरॉन की सबसे ज़्यादा, फिर एल्युमिनियम, बट फिर एल्युमिनियम गैलियम में गैलियम की ज़्यादा है। ठीक है, फिर गैलियम से कम है इंडियम, फिर इंडियम और थैलियम में थैलियम की ज़्यादा है। तो फिर फाइनल ऑर्डर देख लेते हैं, बीत गई, बी इससे कम हो गया, बीत गई बी, फिर इससे कम Tl थैलियम, इससे कम गैलियम, इससे कम एल्युमिनियम और इससे कम इंडियम। ओके, बीत गई, बी हो गया, फिर टी से हो गया थैलियम, फिर Gai गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम। ओके, अब देखते हैं डी ब्लॉक 3 to 12 ग्रुप,
टॉप टू बॉटम ग्रुप थर्ड यहाँ पे स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम 3D, इससे कम हो गया 4D और इससे कम 5D, 3D इससे कम 4D इससे कम 5D। ओके, ये ग्रुप थर्ड के लिए हाँ, ग्रुप थर्ड के लिए स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम 3D, इससे कम 4D, इससे भी कम 5D। हाँ, क्योंकि साइज इंक्रीज हो गई। यस, अब देखते हैं ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10, 4, 5, 6 एंड 10, 4, 5, 6 एंड 10। यहाँ पे 3D, इससे ज़्यादा 4D, इससे भी ज़्यादा 5D ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो जाता 5D का सबसे ज़्यादा, उससे कम 4D, उससे भी कम 3D। 4, 5, 6, 10, 4, 5, 6 एंड 10। ओके, यहाँ पे 5D सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम 4D, उससे कम 3D। ओके, अब देखते हैं जो लेफ्ट बच गया ग्रुप नंबर, वो सब आ जाता है ग्रुप 7, 8, 9, 11 और 12। उसमें 5D तो सबसे ज़्यादा है, उससे कम 3D, देन उससे कम 4D। यहाँ पे ये दोनों उल्टा है, ठीक है। तो ये याद रख लो, स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम, इसमें 3D सबसे ज़्यादा, उससे कम 4D, उससे कम 5D, ठीक है। बट ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 10, इसमें क्या होता, इसमें 5D सबसे ज़्यादा, उससे कम 4D, उससे कम 3D। ओके, बट ग्रुप नंबर जो बच गया उस सब में 5D सबसे ज़्यादा, उससे कम 3D, फिर उससे कम 4D। ओके, in D block except third group ionization energy of 5D series except third group ionization energy of 5D series is maximum except third group को छोड़ के। यस, ionization energy of 5D series is maximum due to lanthanoid contraction। यस, अब देखते हैं D block left to right first element of each series minimum ionization energy left to right first element of each series इसका मिनिमम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। यस, क्योंकि जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है, डेट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो फिर जो फर्स्ट एलिमेंट है इच सीरीज, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का मिनिमम है, और फिर लास्ट एलिमेंट ऑफ इच सीरीज उसकी मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी है। यस, अब देखते हैं थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज, फिफ्थ सीरीज। स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम मिनिमम है, जिंक की सबसे ज़्यादा, इट्रियम मैक्सिमम है, इट्रियम मिनिमम है, कैडमियम मैक्सिमम है, लेंथेनॉइड यहाँ पे मिनिमम है, और फिर Hg मरकरी यहाँ पे मैक्सिमम है। ओके, 3D सीरीज में आप देखते हैं। सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं, क्यों, कौन फर्की जाने ले गया। सुनो SC सुनो, विनीता V हो गया, विनीता, CR कमाल थी, TI, MN मानी नहीं, NI क्यों, CU कोई, CO फर्की, FE जाने ले गया, ZN। सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं, क्यों, कौन फर्की जाने ले गया। सुनो विनीता कमाल थी, V से हो गया विनीता, CR से हो गया कमाल, थी, मानी नहीं, क्यों, कौन फर्की जाने ले गया। ओके, F block यहाँ पे irregular variation होता है। Ionization energy first and ionization energy second of lanthanoid are similar to calcium. Ionization energy first and ionization energy second of lanthanoid are similar to calcium. Okay, ionization energy third of lanthanoid are similar to aluminium. Ionization energy third of lanthanoid are similar to aluminium. Okay, application of ionization energy metallic character, application of ionization energy metallic character और electropositive character, metallic character और electropositive character। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला, मेटल्स कौन है, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला। when ionization energy decreases electron removal becomes easy। yes, electron removal becomes easy, मतलब metallic character increases and reactivity of metals increases। yes, जब नीचे आ रहे हैं टॉप टू बॉटम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। देन जब नीचे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, देन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस।
Yes. Number of valence electron and possible oxidation state. Number of valence electron and possible oxidation state. Ionization energy फर्स्ट यहाँ पे गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड है 112 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ कितना बड़ा गैप है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, यहाँ पे 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और यहाँ पे सीधा 112. फिर उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब जिसके बीच में ज़्यादा गैप है वहाँ पे बीच में सांप बना दो. तो यहाँ से क्या पता चला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2. हाँ, क्योंकि इसके बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर रहा है तब तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है. तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2 x+2. ओके. फॉर्मूला ऑफ O2 माइनस XO. फॉर्मूला ऑफ N3 माइनस X3N2. X3N2. ओके. एलिमेंट X इज मोस्ट लाइकली टू बी एलिमेंट X इज मोस्ट लाइकली टू बी Mg. हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 मैग्नीशियम सोडियम एल्यूमिनियम बोरॉन में चूज़ करना तो Mg मोर करेक्ट है, क्योंकि बस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाने पे ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले रहा. यस. अब देखते हैं अ सडन लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल. सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2. of an element will be associated with the electronic configuration. किसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2. तो 3s1 है इसके लास्ट में, नहीं ये नहीं होगा. 3p5 है, नहीं ये नहीं होगा. 3s2 और 3p5 है तो 5 6 7 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ये भी नहीं होगा. फिर यहाँ पे 3s2 3p2 है तो 2 2 4 हो गया, नहीं ये भी नहीं होगा. 3s2, हाँ ये 2 है, ये होगा. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग है सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल is less than first ionization potential. Which of the following has second ionization potential is less than first ionization? None of this. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. हमेशा जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और उससे भी ज़्यादा होती थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और उससे भी ज़्यादा फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर सेम एलिमेंट. एक एलिमेंट की बात हो रही हो तो हाँ ऑलवेज इसे 1 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3, 3 से ज़्यादा 4 होता है ऑलवेज इन सेम एलिमेंट. यस. जैसे यहाँ पे नियन है 2p6 है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ा तो यहाँ पे 2p5 हो गया. तो आयोनाइजेशन एनर्जी फिर सेकंड इससे और ज़्यादा देना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा हो चुकी है. डेट्स वाई और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक और इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए. डेट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ऑलवेज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट फॉर सेम एलिमेंट. यस. अब अगर फ्लोरीन और नियन में देखना है तो फ्लोरीन का हो गया 2p5 और नियन का हो गया 2p6. डिफरेंट एलिमेंट में अगर देख रहे हैं और सेम पीरियड का है देन चेक कॉन्फ़िगरेशन. जब डिफरेंट एलिमेंट है तो फिर चेक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे फ्लोरीन है, नियन है, देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक किया तो आयोनाइजेशन एनर्जी नियन की ज़्यादा हो गई. यस. और जब सेम एलिमेंट होगा तो वहाँ पे हमेशा ज़्यादा ही होगा. ओके. अब देखते हैं एनी नियन है और Ni+ में Ni+ का ज़्यादा होगा. यस. क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव Ne+ है, पॉजिटिव चार्ज है, साइज उससे भी कम है तो आयोनाइजेशन जो ज़्यादा देनी पड़ेगी. यस. अब Cl और Cl- में Cl- की साइज ज़्यादा तो वहाँ पे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी Cl के कंपेरिजन में. यस. तो फिर इन केस ऑफ आयंस ऑफ सेम एलिमेंट ऑलवेज कंसिडर चार्ज नॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सेम फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऑल्सो चार्ज कंसिडर करेंगे. ओके. अब देखते हैं M, ये G है गैस, फिर M+, ये भी गैस है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे डेल्टा है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके. फिर यहाँ पे M गैस, फिर इससे M2+ गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डेल्टा है 250 EV विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ पे M से जब ये M+ में गया आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कितनी है 100 EV. ओके. फिर जब M+ से ये M2+ में जा रहा था क्वेश्चन में बट गिवन है M से M2+ जाते टाइम ये एनर्जी गिवन है, मतलब ये इन दोनों का मिला के गिवन है. तो माइनस कर दो 100 तो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया M+ से M2+ में जाने में. और ये क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ M. यस. आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ M कितना है 150 आया. तो ऑप्शन 3 जो है ये गलत है क्योंकि इसमें कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ M इज़ 250. नहीं, ये तो दोनों का सम है. यस. अब देखते हैं आउट ऑफ I मतलब आयोडीन, फ्लोरीन, हीलियम नहीं है, हाइड्रोजन,
chlorine, the pair of species showing minimum and maximum ionization energy would be. मिनिमम हमेशा मेटल्स का लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता, तो लो वाला हो गया आयरन, बस एक ही ऑप्शन में है आयरन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, ऑप्शन 3। ओके, अब देखते हैं, गिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन फॉलोइंग: N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस। Mg2 प्लस साइज इसकी सबसे कम है, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी, उससे कम सोडियम, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम O2 माइनस, उससे कम N3 माइनस नाइट्राइड। ओके, अब देखते हैं NPOS में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में नीचे आते टाइम तो डिक्रीज होती है, मतलब नाइट्रोजन का हमेशा ज़्यादा होगा फॉस्फोरस के कंपैरिजन, और ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा सल्फर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज़्यादा नहीं नहीं एलिमेंट्स अलग अलग है ना, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे 2p3 और 2p4 है, तो फिर नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन, फिर उसके बाद फॉस्फोरस, फिर सल्फर। ओके, अब देखते हैं क्रोमियम और Mn में देखना है, तो फिर क्रोमियम 3d5 4s1 और फिर Mn मैंगनीज 3d5 4s2। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी Mn की ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे 4s2 है, s2 है पेनिट्रेशन पावर इसके ज़्यादा। ठीक है, सेकेंड टाइम में क्रोमियम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन निकालो कितना बच गया 3d5 और यहाँ पे 3d5 4s1, तो यहाँ पे क्रोमियम की ज़्यादा हो गई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यस ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ओके, उसके बाद कॉपर और जिंक में अगर देखें तो फिर कॉपर जिंक में आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कॉपर की होगी 3d10 4s1 और फिर जिंक की 3d10 4s2, तो फर्स्ट में तो जिंक की ज़्यादा है, बट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड में कॉपर की अभी क्या बची 3d10 और फिर जिंक की 3d10 4s1, तो फिर 3d10 कॉपर की ज़्यादा है। और फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यस। देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली एप्लीकेबल फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ओनली एप्लीकेबल फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। डेल्टा आई ई आयोनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा आई ई डिफरेंट बिटवीन, डेल्टा आई ई ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। if delta delta ionization energy अगर less than or equal to 11 electron volt है, then higher oxidation state will be more stable. If delta IE less than or equal to 11 electron volt है, then higher oxidation state will be more stable. M से M प्लस में जाने में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा, ठीक है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर उसके बाद 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा M2 प्लस जाने में, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। देन डेल्टा आई 16 माइनस 8 की तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, मतलब अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो या उसके बराबर है, देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। देन यहाँ पे M2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है M प्लस के कंपेरिजन में। ओके, रूल नंबर 2, if delta IE greater than or equal to 16 electron volt है, अगर delta IE greater than or equal to 16 electron volt है, then lower oxidation state will be more stable. M से M प्लस में गए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। फिर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा M प्लस से M2 प्लस जाने में, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। फिर डेल्टा IE 30 माइनस 6 कितना हो गया 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देयरफॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। M प्लस ज़्यादा है M2 प्लस से, यस। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज अरेंज्ड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम X, when an electron is arrayed to a neutral gaseous atom X to convert it into a negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy delta EZH. तो यहाँ पे X ये गैसेस स्टेट में प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया, देन ये बना X माइनस ये गैस, ये क्या एक्सोथर्मिक, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये अट्रैक्ट कर रहा आने वाले इलेक्ट्रॉन को, यस। तो आसपास वाला रिपेल तो करता है, बट अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA से रिप्रेजेंट करते हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच इजी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Electron affinity is measured in terms of electron gain enthalpy for neutral element. Delta H easy is exothermic except nitrogen, magnesium, beryllium, and inert gas. Electron affinity is measured in terms of electron gain enthalpy. Yes, for neutral element delta H easy. For neutral element delta H easy is exothermic except nitrogen, beryllium, magnesium, and noble gases. Okay, delta H easy of cation is always exothermic. cation है, इसको तो कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये तो एकदम दौड़ के खाएगा. इलेक्ट्रॉन जैसे ही देंगे तो ये x प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और x बन गया. तो फिर डेल्टा H easy of cation is always exothermic, और फिर डेल्टा H easy of anion is always endothermic, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ पॉली अनायंस हो रहा, ऑलरेडी रिपल्सन ज़्यादा है और एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. डेट्स वाई क्या है? एंडोथर्मिक है. ओके, तो यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो ये तो एंडोथर्मिक है. नाइट्रोजन, बेरिलियम ये भी एंडोथर्मिक है. और नियन ये तो नोबल गैस हो गया, ये भी सॉरी मतलब हाँ वही नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस कह लो. यहाँ पे इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये एंडोथर्मिक. ओके, अब देखते हैं ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो ये तो एक्सो होता है, बट जब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं तो ये एंडो हो जाता है. तो ओवरऑल ये एंडो हो गया. ओके, अब देखते हैं ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये बनाया O2 माइनस गैस में. ठीक है, फिर डेल्टा H इजी यहाँ पे पॉजिटिव आया तो वही पूछा था पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज ड्यू टू फर्स्ट तो एक्सोथर्मिक होगा बट सेकंड वाला एंडोथर्मिक, और सेकंड वाले की वजह से तो फर्स्ट लेकर क्या बना O माइनस, फिर जब O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करके O2 माइनस बना, देन ये क्या है? एंडोथर्मिक. देन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू O माइनस 1. O माइनस 1 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे, डेट्स वाई. ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा H इज. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बुलाने की नियत. ओके, ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, बुलाने की नियत है, देन डेल्टा H इज विल बी नेगेटिव, एक्सोथर्मिक होगा. यस, व्हेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव और जीरो, बुलाने की चाहत नहीं है, नेगेटिव और जीरो, देन डेल्टा H इज विल बी पॉजिटिव, एंडोथर्मिक हो रहा है. या फिर ये कह लो लेस नेगेटिव, डेल्टा H EG टूवर्ड्स पॉजिटिव, अप्रॉक्स पॉजिटिव है. ठीक है, हम देखते हैं 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो. 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट transition element are listed below with their atomic number. Which one of them is expected to have highest third ionization energy? Highest third ionization energy. यहाँ पे वैनेडियम Z is equals to 23 है, 3d3 4s2. तो थर्ड पूछा है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो पहले. तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना हो गया? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसका क्या हो गया? 3d3 बचा है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इतना बचा है. Mg मैग्नीशियम सॉरी मैंगनीज Mn मैंगनीज Z is equals to 25 3d5 4s2. ओके, तो फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या बचा? 3d5 बचा. फिर क्रोमियम Z is equals to 24 3d5 4s1. तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ बचा 3d4. ओके, आयरन Z is equals to 26 3d6 4s2. तो यहाँ पे 3d6 बचा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद. देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या पूछा था? हैव टू बी वो हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. तो जब ये वाला जो है 3d5 Mn का जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हाफ फील्ड है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी अब इसी में देनी पड़ेगी. यस, तो Mn हो गया आंसर. ओके, क्रोमियम और Mn में देखते हैं तो फिर Mn की ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट क्रोमियम से, बट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फिर क्रोमियम की ज़्यादा होती है क्योंकि ये 3d5 हो जाता है. यस, अब देखते हैं फिर उसके बाद थर्ड आयोनाइजेशन फिर से Mn की ज़्यादा हो जाती है. ओके, द प्रोसेस Na से जा रहा है Na प्लस ये गैस में है, इससे जा रहा है Na में. ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप और फिर सेकेंड स्टेप ये Na गैस से जा रहा है Na सॉलिड में. तो फर्स्ट स्टेप तो एक्सोथर्मिक है बट सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक. क्यों? क्योंकि
अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, गैस से सॉलिड में जा रहा, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। गैस से जब ये सॉलिड में जाता तो ये एक्सोथर्मिक होता, ये अपने आप जुड़ गया तो स्टेबल हो चुका है, एनर्जी कम हो गया मतलब एनर्जी रिलीज हो गया। जब ये सॉलिड से गैस में जाता है देन यहाँ पे सब्लिमेशन होता है तो ये एंडो होता है। यस, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या हो रहा है, दोनों केस में एक्सोथर्मिक है। ओके, द प्रोसेस रिक्वायरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मतलब एंडोथर्मिक क्या है, O से O2 माइनस में जाना। यस, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज। EA, electron affinity is inversely proportional to size. Electron affinity is inversely proportional to size. साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बुलाने की चाहत, हाँ साइज अगर ज़्यादा है तो न्यूक्लियस उसे उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्रीनिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैस, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है गैस। और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Np2 की ज़्यादा होती Np3 से, जैसे 2p2 इसकी ज़्यादा है 2p3 से मतलब कार्बन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से, 3p2 ज़्यादा है 3p3 से मतलब सिलिकॉन की ज़्यादा है फॉस्फोरस से, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अब स्टेबल बन गया। यस, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या था, Np3 ज़्यादा थी Np4 के कंपैरिजन में। कॉन्फ़िगरेशन जब देखते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा थी, Np3 की ज़्यादा थी Np4 के कंपैरिजन में। और फिर पेनिट्रेशन पावर Ns2 की ज़्यादा थी Np1 के कंपैरिजन में, Ns2 की ज़्यादा थी Np1 के कंपैरिजन में। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग वैसे भी आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते थे किसके लिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये एडिशन हो रहा। यहाँ पे 2p2 ज़्यादा है 2p3 के कंपैरिजन में। यस, अब देखते हैं पेनिट्रेशन पावर, तो पेनिट्रेशन पावर यहाँ पे Ns1 की ज़्यादा है Np1 के कंपैरिजन में, क्योंकि Ns1 की ज़्यादा है, ये Ns2 बन गया। यस, इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा पास है S, और फिर S एक इलेक्ट्रॉन लेके S2 बन जाता है, ये फुलफिल्ड हो जाता। ओके, इसलिए यहाँ पे NS1 की ज़्यादा है Np1 के कंपैरिजन में, NS1 की ज़्यादा है Np1 के कंपैरिजन में, तो मतलब 2s1 की ज़्यादा है 2p1 के कंपैरिजन में, लिथियम की ज़्यादा है बोरॉन के कंपैरिजन में, और फिर 3s1 सोडियम की ज़्यादा है एल्युमिनियम के कंपैरिजन में 3p1 से। ओके, और उसमें क्या था, पेनिट्रेशन पावर वहाँ पे था Ns2 की ज़्यादा होती थी Np1 के कंपैरिजन में। यस, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड की पहले देखते हैं, तो यहाँ पे एनी नोबल गैस, ये तो बिल्कुल ही नहीं खाता क्योंकि ये तो फुल स्टेबल है, तो एनी सबसे कम हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर इससे ज़्यादा होगा बेरिलियम और सोडियम, ये दोनों भी नहीं खाता इलेक्ट्रॉन, बट बेरिलियम ये तो मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं खाता, तो बेरिलियम हो गया, फिर इससे ज़्यादा सोडियम हो गया, सॉरी नियन सबसे कम हो गया, इससे ज़्यादा बेरिलियम बी क्योंकि ये मेटल है, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा एन नाइट्रोजन है, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखते हैं अब इससे ज़्यादा क्या होगा, बोरॉन का 2p1 है, और फिर इधर क्या बचा है, यहाँ पे लिथियम बचा है 2s1, इसकी तो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन के कंपेरिजन, तो बोरॉन, फिर इसके आगे है लिथियम, फिर इसके आगे कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ओके, अब देखते हैं थर्ड पीरियड, तो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन ये नोबल गैस है, ये नहीं, इलेक्ट्रॉन सबसे पीछे हो गया, आर्गन सबसे कम, और आर्गन का इससे ज़्यादा Mg का, फिर इससे ज़्यादा यहाँ पे S1 और P1 में देखें तो फिर S1 की तो ज़्यादा होती, तो फिर इसके बाद इससे ज़्यादा हो गई एल्युमिनियम से ज़्यादा सोडियम, ठीक है। फिर इसके बाद सिलिकॉन का है 2p2, और फिर फास्फोरस का है 2p3, सिलिकॉन की ज़्यादा होती है तो फिर यहाँ पे P आ गया, फिर इससे ज़्यादा Si आया। ओके, फिर इससे ज़्यादा सल्फ़र, इससे भी ज़्यादा क्लोरीन। ओके, अब देखते हैं why the electron affinity of third period elements is more than electron affinity of second period elements. Why the electron affinity of third period elements is more than
Why the electron affinity of third period elements is more than the second period elements? थर्ड पीरियड की क्यों ज़्यादा है? जैसे बोरॉन से ज़्यादा है एल्युमिनियम की, कार्बन से ज़्यादा है सिलिकॉन की, नाइट्रोजन से ज़्यादा है फॉस्फोरस की, ऑक्सीजन से ज़्यादा है सल्फर की, फ्लोरीन से ज़्यादा है क्लोरीन की। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन का हो गया हीलियम 2s2 2p5, क्लोरीन यहाँ पे नियन का हो गया 3s2 3p5। तो यहाँ पे फ्लोरीन में क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल साइज ऑफ 2p, स्मॉल साइज ऑफ 2p, हाई सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर रिपल्सन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन की साइज़ कम है, यस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोर इलेक्ट्रॉन फॉर अपकमिंग, मोर रिपल्सन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, यस लेस अट्रैक्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH, लेस एक्सोथर्मिक, यस नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो हमेशा चाहेगा इलेक्ट्रॉन को बुलाना, बट इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से कम है इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत, यस। अब देखते हैं फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन ये सेकेंड पीरियड का देख लिया। अब देखते हैं थर्ड पीरियड का ज़्यादा क्यों है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड पीरियड का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पे लार्ज साइज ऑफ 3p होता, लो सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस रिपल्सन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, लो सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस रिपल्सन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मोर अट्रैक्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन, मोर अट्रैक्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, least inter electronic repulsion है, that's why more attraction for new electron, okay, more electron affinity, तो फिर यहाँ पे more negative value of delta EGH है, more exothermic है, okay, maximum electron affinity in a periodic table is chlorine का है maximum electron affinity in a whole periodic table किसका है, क्लोरीन का है, क्योंकि फ्लोरीन में तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगता, तो फिर क्लोरीन की ज़्यादा है सबसे, यस। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली, हमारे सिलेबस में बस इसी दोनों का है, ज़्यादा क्वेश्चन आता। हेलोजन और फिर ऑक्सीजन फैमिली में हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेरियम, पोलोनियम, बट ऑक्सीजन की तो कम होती है सल्फर से, अभी हम लोगों ने देखा, क्योंकि स्मॉल साइज है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन में, तो फिर सल्फर की ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है तो देखते हैं। ऑक्सीजन सबसे कम आ जाता, सल्फर सबसे ज़्यादा हो गया, सल्फर, फिर सिलेनियम, फिर टेलोरियम, पोलोनियम, और सबसे कम है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। अब हेलोजन फैमिली देखते हैं, इसमें भी हमें पता है फ्लोरीन की कम होती, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, पूरे पीरियोडिक टेबल में इनफैक्ट सबसे ज़्यादा है, तो फिर क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ओके। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्स, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाया एक्स माइनस, ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये एक्स माइनस बना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये तो हमेशा एक्सोथर्मिक है, न्यूक्लियस हमेशा चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना, यस। और फिर एक्स माइनस से जब हम लोग बना रहे हैं एक्स प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, देन यहाँ पे ये एंडोथर्मिक होता, तो यहाँ पे +100 हमें एनर्जी देनी पड़ रही, यस। तो यहाँ पे अगर देखते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड, तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। सर हम लोगों को एक ट्रिक बताएं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसका भी लिखा हुआ है, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन के लेने के बाद क्या बनेगा वो देख लो, आयोनाइजेशन एनर्जी उसी चीज़ का होना चाहिए, देन वो स्टेटमेंट सही होगा, यस। Question in the formation of chloride ion from isolated gaseous chlorine atom, तो यहाँ पे 3.8 EV energy is released,
द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, तो यहाँ पे Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये क्लोराइड आयन बना फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस क्लोरीन एटम से, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज हुआ, -3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, विच वुड इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन देखें तो ये किसके बराबर होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cl माइनस, तो आंसर में क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cl नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cl माइनस, यस। अब देखते हैं ट्रू और फॉल्स बताना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x माइनस इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस का कहा है और किसके बराबर होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ x, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा, ये x, हाँ सही है। सर बोलते हैं ना यहाँ पे प्रोडक्ट सोचने के लिए जब आयोनाइजेशन एनर्जी हो, ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl ये ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl प्लस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, ये फॉल्स है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस, हाँ ये भी सही है, ये सही है। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन में था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl प्लस, नहीं Cl प्लस का ज़्यादा होगा, ये वाला तो गलत था स्टेटमेंट। अब उसके बाद देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, हाँ ये तो सही है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड है तो हाँ इसकी तो ज़्यादा ही होगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl है, ये तो इसको अप्रोच करना ले रहा बट आयोनाइजेशन एनर्जी ये ज़्यादा होगी। हम देखते हैं E इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन किसके बराबर होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, नहीं गलत, एक इलेक्ट्रॉन ये F माइनस के बराबर होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो है ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज्ड, यस। और दूसरा क्वेश्चन है फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट denoted as delta EgH, okay, the incorrect option for electron gain enthalpy of the element, ठीक है। तो फिर यहाँ किसके बीच में कंपैरिजन हुआ है, ऑक्सीजन सल्फर सिलिकॉन, तो फिर ऑक्सीजन तो सबसे नीचे चला जाता है, सल्फर इससे कम, सिलीनियम टेलुरियम पोलोनियम सबसे कम, ऑक्सीजन, ओके। और फिर सर क्लोरीन इससे कम, फ्लोरीन फिर इससे कम, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है। तो अब देखा जाए तो फिर यहाँ पे डेल्टा इजी एच ऑफ टी टेलुरियम कम है और यहाँ पे, और हाँ इससे पहले एक चीज़, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी होगी तो फिर मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इजी होगा, यस, और मोर नेगेटिव वैल्यू विल बी स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो यहाँ पर डेल्टा इजी एच टेलुरियम का ज़्यादा होगा किससे, डेल्टा इजी एच ऑफ पोलोनियम, ये मोर नेगेटिव है तो हाँ इसकी वैल्यू, मैथ्स की वैल्यू कम होगी पीओ के कंपैरिजन में, हाँ सही है। फिर डेल्टा इजी एच सिलीनियम की कम है, डेल्टा इजी एच सल्फर से मैथमेटिकल वैल्यू सिलीनियम की ज़्यादा होगी सल्फर से, गलत ये ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं डेल्टा इजी एच क्लोरीन की कम है फ्लोरीन से, हाँ क्योंकि क्लोरीन मोर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे फ्लोरीन सही है। डेल्टा इजी एच आयोडीन और एस्टाटीन की ज़्यादा होगी, हाँ क्योंकि आयोडीन मोर नेगेटिव है तो मैथ्स में इसकी वैल्यू कम हो गई, एस्टाटीन की ज़्यादा हो गई, ठीक है। इनर्ट गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट्स करेक्ट ऑर्डर इज, किसमें बताना है, इनर्ट गैस में। ये याद रख लो, हीलियम की मिनिमम होती और फिर नियन की मैक्सिमम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस उसमें भी मैक्सिमम, यहाँ पे नियन की सबसे ज़्यादा होगी, नियम फिर आर्गन क्रिप्टन की बराबर है, नियन की सबसे ज़्यादा और हीलियम की सबसे कम है, ओके। नियन की सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद आर्गन फिर आर्गन क्रिप्टन अप्रॉक्स बराबर है, ओके। हीलियम आर्गन क्रिप्टन और फिर जेनन उससे कम, जीनन उससे कम, फिर रेडन उससे भी कम और हीलियम सबसे कम, ओके। ये डेटाबेस है, इसको रट्टा मार लो, ओके। अब तो ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन और क्लोरीन में तो हमें ये पता है,
हमें ये पता क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताना ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन में, ठीक है। तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। हाँ, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत इंक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज छोटा होते रहता, साइज छोटा होने लगता, तो फिर न्यूक्लियस अबाउट उसको आसानी से खींच रहा, ठीक है। तो बट फ्लोरीन और क्लोरीन में, क्लोरीन की सबसे मैक्सिमम होती है, तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम फ्लोरीन, फिर उससे कम सल्फर, उससे कम ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन और सल्फर में भी तो फिर देखेंगे, तो यहाँ पे सल्फर की ज़्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, यस। और हेलोजन की मैक्सिमम है, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम, तो क्लोरीन, फिर इससे कम फ्लोरीन, फिर इससे कम सल्फर, फिर इससे कम ऑक्सीजन, ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम मतलब लेस नेगेटिव, डेल्टा एच ई सी। यहाँ पे आप देखते हैं क्या पूछा गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन में। क्लोरीन की तो सबसे ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर उससे कम फ्लोरीन, फिर उससे कम, यहाँ पे क्या 15 पी फास्फोरस और 16 एस सल्फर। सल्फर की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सल्फर, फिर उससे कम पी, ओके। क्योंकि यहाँ पे 3p4 और फास्फोरस का हो जाता 3p3, यस। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. The tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. The tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. The tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही होता, हाँ। It does not depend on electronic configuration. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस। डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी बताता है, और फिर बॉन्ड पोलैरिटी, ये सिंगल बॉन्ड का नेचर बताता। जैसे ए और फिर बी, तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और बी की 2.5 है, तो ए ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ए पे पार्सल नेगेटिव और बी पे पार्सल पॉजिटिव बन चुका है, यस। और केस 2 देखते हैं, यहाँ पे ए प्लस और यहाँ पे बी माइनस है, डायरेक्ट यहाँ पे प्लस माइनस, ये क्या है, आयनिक बॉन्ड, पोलर बॉन्ड जिसे हम लोग कहते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचता। और डेल्टा ई एन अगर इंक्रीज़ हो रहा तो फिर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रही, यस। डेल्टा ई एन जब इंक्रीज़ हो रहा तो फिर बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज़ हो रही, यस। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा खींचेगा, साइज़ कम है तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा खींचेगा, हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और अगर साइज़ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उतना नहीं खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। और जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे M- M0 फिर M+, M2+, तो इधर जाते टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ हो रही, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे PCl5 और PCl3 है, तो इन दोनों में से यहाँ पे P+5 में और यहाँ पे +3 में है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ P फॉस्फोरस यहाँ पे ज़्यादा है, यस। PCl5 में, क्योंकि यहाँ पे +5 में एग्जिस्ट कर रहा, ओके। हम देखते हैं परसेंट एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। परसेंटेज एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज हो रही, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस इंक्रीज हो रही, अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज। परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज तो फिर क्लोजनेस टू न्यूक्लियस इंक्रीज, तो अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो गई, यस। परसेंट एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। SP2, SP3, तो SP में यहाँ पे 50% ऐसा है, 50% P। SP2 में 33% ऐसा, 66% P है। SP3 में 25% ऐसा और 75% P है। तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस करेक्टर। तो यहाँ पे SP की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम SP2, उससे कम SP3। CSP की ज़्यादा है CSP2 और उससे भी CSP की ज़्यादा है किससे, CSP2 से, और इसकी ज़्यादा है किससे, CSP3 से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर था, यस। अब देखते हैं नोट। सेम एलिमेंट can show different electronegativity value. Same element can show different electronegativity value in different oxidation state and different hybridized state. Yes. अब देखते हैं different scale of electronegativity. Pauling scale based on bond energy calculation. Based on bond energy calculation. हाइड्रोजन का 2.1, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3.0, नाइट्रोजन का 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0, फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.0, फास्फोरस 2.1, सल्फर 2.5, हाइड्रोजन 2.1, हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.0, फास्फोरस 2.1, सल्फर 2.5। हाइड्रोजन के 2.1, कार्बन में 2.5, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.0, फास्फोरस 2.1, सल्फर 2.5। ओके, अब देखते हैं मोलिकन्स स्केल। मोलिकन्स स्केल बेस्ड ऑन IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मोलिकन्स स्केल बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। EN electronegativity of Mulliken's scale is equals to IP plus EA upon 2, ionization potential plus EA electron affinity upon 2। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ये हो गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन गेन करना है, एडिशन करना है तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन का एवरेज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन का एवरेज होता है उसका EN, यस। तो फिर EN मोलिकन्स स्केल इज इक्वल्स टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। ओके, और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन्स स्केल अपॉन 2.8। तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन्स स्केल बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल इंटू 2.8। ओके, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल कैरेक्टर। नॉन मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खाता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खाता है। तो फिर जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन खा रहा है, हाँ, तो क्या हो रहा है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं देन साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, यस। अब देखते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन। तो फिर ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 7 एंड नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, हाँ। और फिर इन दोनों में से 16 सल्फर, 15 P फॉस्फोरस। सल्फर की ज़्यादा, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती, तो इसकी तो कम होगी। फॉस्फोरस सबसे कम, उससे कम उससे ज़्यादा सल्फर से ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन। ओके, अब देखते हैं एसिडिक और बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। एसिडिक और बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। नेचर सेम होता है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का, नेचर सेम होता है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे NaOH ये बेस है, ठीक है, और बेसिक हो गया Na2O। H2SO4 ये एसिड है, या फिर इसे लिख सकते हैं SO2OH2 ये एसिड है, और एसिडिक क्या है, SO3 एसिडिक है। AOH, अगर A और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा तो मतलब A प्लस और OH माइनस रिलीज हो रहा, मतलब AO बॉन्ड इज मोर पोलर, तब तो ये टूट रहा, यस। और फिर इधर AOH, O और H के बीच का अगर बॉन्ड टूट रहा मतलब ये एसिडिक है, H प्लस यहाँ से रिलीज होगा। अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा AO माइनस और H प्लस, तो ये एसिड होगा मतलब। और यहाँ पे क्या होगा, O और H, OH बॉन्ड इज मोर पोलर, और यहाँ पे जो OH निकल रहा तो ये क्या है, बेस है, ज़्यादा पोलर बॉन्ड टूटेगा, यस। अब देखते हैं AOH जैसे NaOH, तो ये 0.9 Na हो गया,
ऑक्सीजन यहाँ पे 3.5 और ये 2.1, इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, तो फिर यहाँ पे OH टूट के हटा। OH डोनर मतलब ये बेस है, फिर यहाँ पे SOH, तो S 2.5, O हो गया 3.5 और फिर H 2.1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये दोनों टूटा। यहाँ से H प्लस डोनर है ये, मतलब ये एसिड हो गया। ओके, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इंक्रीज होती, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इंक्रीज हो रही। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इंक्रीज। एसिडिक नेचर ऑफ, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं देन जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इंक्रीजेस, तो फिर एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों के एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही और फिर बेसिक नेचर डिक्रीज हो रही, मतलब यस। साइज ऑफ ए, जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो फिर साइज ऑफ ए इंक्रीज होती, साइज ज़्यादा हो गई तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई, तो बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, क्योंकि ये तो अब कम हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो ये टूट के अलग हो रहा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं सबसे बढ़िया। यहाँ पे नॉन मेटल्स जो है ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता और मेटल ऑक्साइड ये बेसिक ऑक्साइड बनाता, तो नीचे आ रहे तो मेटल की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही, मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही। मेटल्स क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा, यस। और जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे नॉन मेटल्स ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता, तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, बेसिक नेचर डिक्रीज हो रही। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जनरली मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर नेचर बेसिक इन नेचर, और जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। Yes, CONO N2O H2O are neutral, CONO N2O H2O are neutral. Okay, अब देखते हैं एम्फोटेरिक, कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों के लिए ट्रिक है। जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जनाबे ZN, जना हो गया ZN, बे BE, जना ZN बे BE, जनाबे अली AL, जनाबे अली सबसे SB सबसे अच्छा, AS अच्छा सबसे अच्छा, पंजाबी PB सॉन्ग SN सॉन्ग गाया GA गाया करो, CR और करो CR क्रॉम में ओनली CR3+, ठीक है। फॉर डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेटस ऑन बाय एलिमेंट, for d block variable oxidation state shown by element, for d block variable oxidation state shown by element, ठीक है। +1 +2 +3 ये बेसिक नेचर वाला शो करता है, Zn2+ एंड Cr3+, ये दोनों एम्फोटेरिक है। Zn2+, हाँ जनाबे लिए वो लोग पढ़े थे, Zn2+ एंड Cr3+, ये दोनों एम्फोटेरिक है। और बाद बाकी +1 +2 +3 शो करने वाला बेसिक, +4 एम्फोटेरिक और फिर +5 +6 +7 +8 ये एसिडिक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड, जैसे जैसे नीचे आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही, तो फिर इसकी एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही। कंपेयर एसिडिक बेसिक के नेचर इन फॉलोइंग, NaOH MgOH होल 2 AlOH होल 3 SiOH होल 4। तो देखते हैं NaOH, इसमें बताने क्या है, बेसिक नेचर, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो फिर नॉन मेटल इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटल्स आर एसिडिक ऑक्साइड, इधर एसिडिक इंक्रीज हो रहा, तो फिर इधर बेसिक डिक्रीज हो रहा, सबसे कम होते जा रहा, यस सही है। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, तो फिर लिथियम सोडियम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड्स आर बेसिक नेचर, बेसिक इंक्रीज हो रहा, ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। फिर लिथियम ऑक्साइड बेरिलियम और फिर बोरॉन, थर्ड है लिथियम, फोर्थ बी बेरिलियम, फिफ्थ बी बोरॉन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो यहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा, हाँ एसिडिक ही पूछा तो ये इंक्रीज हो रहा, ओके। फिर P4O10
या 15p फॉस्फोरस, 6 सल्फर, 17 Cl क्लोरीन। इधर से इधर जाने पे क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर MnO यहाँ पे ये +2 में है, Mn2O3 +3 में है, फिर Mn2O7 +7 में है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पूछा क्या है, बेसिक और एसिडिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो ये बेसिक क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे घटते जा रहा है, ठीक है। फिर HNO2 HNO3 एसिडिक पूछा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, तो ये +5 में इसकी ज़्यादा, ठीक है। HClO2 HClO2 HClO3 HClO4 एसिडिक में पूछा, यहाँ पे +3 +5 +7 में तो इंक्रीज हो रहा, ओके। आयनिक करेक्टर, परसेंट आयनिक करेक्टर है, उसके बाद परसेंट आयनिक करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, डेल्टा EN इंक्रीज हो रही, तो मतलब परसेंट आयनिक करेक्टर इंक्रीज हो रही। परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल्स टू 16 इंटू डेल्टा EN, 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर। परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल्स टू 16 इंटू डेल्टा EN, 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर। परसेंट आयनिक करेक्टर इक्वल्स टू 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर, ओके। अब देखते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, DAB इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर की डिस्टेंस है, ठीक है। DAB इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN, तो यहाँ पे RA क्या हो गया, DAA अपॉन 2, RB इक्वल्स टू DBB अपॉन 2, तो फिर DAB इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू EN इंटू डेल्टा EN, ठीक है। DAB इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN, ओके। और परसेंट आयनिक करेक्टर ये है क्या, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ओके। और परसेंट आयनिक करेक्टर, परसेंट IC इक्वल्स टू 16 इंटू डेल्टा EN, 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर, ओके। अब देखते हैं जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला डोबेरिनर ट्राइड्स, lithium sodium potassium is doberyl triad because atomic weight of sodium is equal to average weight of lithium and potassium। इसका क्या जुगाड़ है, सेम ग्रुप का होना चाहिए, सबसे पहले चेक करेंगे सेम ग्रुप का होना चाहिए, एंड देन डेल्टा Z सेम होना चाहिए, सेम ग्रुप का होना चाहिए वो तीनों एलिमेंट, और फिर डेल्टा Z सेम होना चाहिए, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तीनों सेम ग्रुप का है, यस। अब उसके बाद देखेंगे डेल्टा Z, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18, हाँ ये डोबेरिनर ट्राइड है, यस। अब जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये तीनों सेम ग्रुप का है, यस, बट फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पे डेल्टा Z 8 है, यहाँ 18 है, नहीं ये डोबेरिनर ट्राइड नहीं होगा, ओके। डी कैनकॉर्टियोस, तो यहाँ पे 3D मॉडल एंड DNA हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये 3D मॉडल दिए और क्या पता है DNA हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद थर्ड पे है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, सा रे गामा पादा नीसा में ये वैसे ही अरेंज किए थे, सा लिथियम हो गया, रे बेरिलियम हो गया, गा बोरॉन हो गया, माँ कार्बन हो गया, पा नाइट्रोजन हो गया, धा ऑक्सीजन हो गया, नी यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, ओके। फिर उसके बाद सा यहाँ पे Na सोडियम आया। इसका जुगाड़ क्या है, ये सब सेम ग्रुप का होना चाहिए, और फिर डेल्टा Z जो है ये 8 होना चाहिए, सेम ग्रुप का होना चाहिए, और यहाँ पे डेल्टा Z 8 होना चाहिए, ओके। डिसएडवांटेज क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव seemed to be true only for elements up to calcium, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव seemed to be true only for elements up to calcium तक ही ये वैलिड था, ओके। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस न्यूलैंड ऑक्टेव रूल इज कम्प्लीटली फेल्ड, यस। अब देखते हैं लूथर मेयर कर्व, प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम, ये क्या बताए, पिक पोजीशन पे अल्कली मेटल है, फिर डिसेंडिंग पे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, फिर असेंडिंग पे हैलोजन्स है, और फिर बॉटम पार्ट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ओके। फिर मेंडली पीरियोडिक टेबल आता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट,
मेंटली प्रोडिक्टेबल, ये क्या दिए थे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एडवांटेज क्या है इसका, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स के लिए पहले से ही स्पेस छोड़ दिए थे, जैसे एल्यूमिनियम के नीचे स्पेस छोड़े थे, इका एल्यूमिनियम नेम रखे थे गैलियम के लिए, बोरॉन के नीचे इका बोरॉन नेम रखे थे, स्कैंडियम के लिए स्पेस छोड़े थे, फिर उसके बाद सिलिकन के नीचे स्पेस था इका सिलिकन, ये जर्मेनियम के लिए स्पेस था, फिर एमएन के नीचे स्पेस था टेक्नीशियम के लिए इका मैंगनीज, गंगा से जमुना तक, गंगा जीए से एससी, जमुना जीई तक टीसी, गैलियम स्कैंडियम जर्मेनियम और टेक्नीशियम के लिए स्पेस छोड़ा गया था। ठीक है, करेक्शन इन एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट, जैसे गोल्ड इन प्लैटिनम इज बिकम अल्टीमेट, हाँ भाई, गोल्ड किसमें, प्लैटिनम में रखा हुआ है तो बिकम अल्टीमेट तो होगा ही। गोल्ड हो गया AU, गोल्ड इन IN इंडियम, गोल्ड इन प्लैटिनम PT, बिकम BE बेरिलियम, फोर्थ B बोरॉन, और फिर U से हो गया यूरेनियम अल्टीमेट, गोल्ड इन प्लैटिनम बिकम अल्टीमेट, गोल्ड AU इंडियम IN, गोल्ड इन प्लैटिनम PT, बिकम BE अल्टीमेट U। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, सम एलिमेंट डू नॉट फॉलो ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, कौन सा, आमिर खान AR, आमिर खान के हो गया, तेरी इच्छा TE, इच्छा I, ठंडा TH, ठंडा, पेप्सी PA, क्यों CO, नहीं NI। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू NCERT, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और फिर मेन ग्रुप एलिमेंट किसे कहा गया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट S ब्लॉक प्लस P ब्लॉक एलिमेंट को कहा गया। ठीक है, हेलोजन 17th ग्रुप को कहा गया हेलोजन, चाल्कोजन 16 ग्रुप, ओके, 15 को निक्टोजन 15th ग्रुप को, नोबल गैस 18th ग्रुप को, लेंथेनॉइड 58 to 71, एक्टिनॉइड 90 to 103, transuranic element, all F block elements having Z more than 20, all Z block elements having, all F block elements having Z more than 92, मतलब यूरेनियम के बाद सभी को ट्रांसयूरेनिक कहा गया। ओके, अल्टीमेट सेल, nth सेल को अल्टीमेट कहते हैं, और फिर पेनल्टीमेट सेल n-1th सेल को कहते हैं पेनल्टीमेट सेल। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट नाउ according to IUPAC, D block elements having partially filled n-1 d subcell either in natural or in any ionic state, मतलब जैसे यहाँ पे Zn है तो ये AR3D10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन, बट Zn2+ में AR3D10 4s2, इसे हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3D ये फुलफिल्ड ही है। n-1 d0 और फिर n-1 d10 को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कंसिडर करेंगे, तो क्या होना चाहिए, n-1 d1 to 9 के बीच में होना चाहिए, देन उसे हम कंसिडर करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, तो ये जिंक, कैडमियम, मरकरी और UUB, इसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर करते। अब देखते हैं Ag को कंसिडर करते हैं यहाँ पे, नहीं तो Ag यहाँ पे Kr4d10 5s1 है, ठीक है, Ag प्लस Kr4d10 5s0 है, बट Ag2+ यहाँ पे Kr4d9 आ गया, तो यस इसे हम लोग इसे कंसिडर करते हैं क्योंकि ये 1 to 9 के बीच में आ गया। अब देखते हैं द करेक्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल पर मोल ऑफ सिलिकन फॉस्फोरस, 14 सिलिकन, 15 फॉस्फोरस और 16 सल्फर, 17 Cl क्लोरीन। ओके, क्या पूछा है, करेक्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फिर साइज डिक्रीज हो रही, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, तो क्लोरीन यहाँ पे थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा किसमें, ऑप्शन 3 में। ओके, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टेट ऑफ ऑक्साइड, सल्फर SO2 SO3, इसमें से यहाँ पे +4 और ये +6 है, तो ये ज़्यादा होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। फिर CS सीजियम, सोडियम पोटाशियम, रुबिडियम सीजियम, तो ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो फिर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो इधर बेसिक इंक्रीज हो रहा, बट यहाँ पे एसिडिक पूछेगी, इंक्रीज नहीं, ये गलत है। CO2 N2O5 और B2, 7 एन नाइट्रोजन, 5th B बोरॉन, 6 C कार्बन, 7 एन नाइट्रोजन, एक तो ये उल्टा पुल्टा हो गया, और फिर जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फिर यहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, तो नाइट्रोजन का तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ये गलत है। अब उसके बाद बचता बोरॉन, 5th B बोरॉन, 6 C कार्बन, इसका ज़्यादा है एसिडिक ऑक्साइड, ये सही है। फिर सबसे ज़्यादा है SO2 कहाँ, क्योंकि H2SO4 ज़्यादा एसिडिक होता। यस, अब देखते हैं सीरीज 1,
यहाँ पे N3 माइनस है, O माइनस Na प्लस, और सीरीज 2 में N प्लस C प्लस O प्लस है. ओके, चूज द स्पीसीज ऑफ लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम सीरीज 1 एंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम सीरीज 2 रेस्पेक्टिवली. तो फिर लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम सीरीज 1, लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम सीरीज 1. यहाँ पे क्या है, N3 माइनस O2 O माइनस, और फिर लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी N3 माइनस 7 8 9 10. सबका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबका 10 है, बट यहाँ पे N3 माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा, और N3 माइनस की साइज़ ही सबसे बड़ी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा, तो N3 माइनस हो गया. और फिर सेकंड में क्या पूछा, हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो फिर यहाँ पे 7 N नाइट्रोजन, 6 C कार्बन और 8 O ऑक्सीजन. 8 O ऑक्सीजन, एक तो उसका साइज़ भी छोटा है और ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया, देन यहाँ पे O प्लस हो चुका है, सबसे छोटा साइज, और एक इलेक्ट्रॉन भी हटा दिया, सबसे ज़्यादा एनर्जी यहीं पे लगेगी. यस, अब देखते हैं सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और फिर पोटाशियम. तो फिर यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, मेटल की करेक्टर इंक्रीज हो रही है. और सबसे कम किसका होगा, सिलिकॉन, क्योंकि तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल का तो हमेशा मेटल से कम ही होगा, तो बेरिलियम से भी कम सिलिकॉन का. यस, विच ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स मैक्सिमम एनर्जी, M माइनस से M में जाते वक्त E1, फिर M से M प्लस में जाते टाइम E2, M प्लस से M3 जाते, M2 प्लस जाते टाइम E3, फिर उसके बाद E4, M2 प्लस से M3 प्लस जाते टाइम. सबसे ज़्यादा एनर्जी तो लास्ट वाले में लगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से निकाल रहे थे, यहाँ पे और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ा और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. यस, सबसे ज़्यादा एनर्जी M2 प्लस से M3 प्लस में. ओके, दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर, सो थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.